फीस ना जमा होने की वजह से कई बार मुझे लाइन से निकाल दिया जाता था धक्के मार के, और हम बारिश से बचने के लिए कटोरे लेके खड़े हो जाते थे कि हमारे बिस्तर ना गीले हो जाएं, हमारी कॉपी किताबें ना गीली हो जाएं। दरवाजे बंद हो चुके थे, हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ अंधेरा था, कुत्ते भौंक रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप मुझसे काम करवा लो, मेरे को घर का काम करना आता है। एक बार फिर से मेरे सपने टूटे, फिर से खुद की लड़ाई शुरू हुई। मुझे आज भी याद है मेरे बैग का सड़क पर फेंक दिया जाना, और वो कुत्तों का भौंकना, और वो अंधेरे से खुद का प्यार करना। मुझे आज भी याद है बारिश से मेरे रूम का टपकना और कटोरे लेके मेरा खड़ा होना। मुझे आज भी याद है मम्मी के गहनों का गिरवी रखना, वो भी अपनी दोस्त के यहाँ। मेरा नाम रश्मि रूबी वर्मा है और मैं भरतना डिस्ट्रिक्ट इटावा की रहने वाली हूँ। हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था और सभी लोग खुश थे, लेकिन कहते हैं ना खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती और वो बिखर जाती हैं। तो हमारी खुशियाँ भी बिखर गईं, क्योंकि हमारी खुशियों को एक बुरी औरत की नज़र लग गई थी, जिसकी वजह से पापा घर छोड़ के चले गए और घर चलाने में मम्मी को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और बड़े बुजुर्गों ने यह तय किया कि 2 बच्चे मम्मी के साथ रहेंगे और 2 बच्चे पापा के साथ रहेंगे। तो मम्मी 2 बच्चों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ नानी के घर चली गई और हम लोग पापा के साथ रहने लगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे घर वालों ने हमें अलग किया, तो एक ऐसे कमरे में किया जहां हर तरफ से बारिश में पानी टपकता था, और हम बारिश से बचने के लिए कटोरे लेके खड़े हो जाते थे कि हमारे बिस्तर ना गीले हो जाएं, हमारी कॉपी किताबें ना गीली हो जाएं। एक बार मुझे याद है बचपन में ऐसा होता था कि खाना वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि पैसे इतने होते ही नहीं थे। तो मुझे याद है कि बचपन में जब बासी रोटियां बच जाती थी ना, तो मैं उन्हें तोड़ के फ्राई करके लंच बॉक्स में लेके जाया करती थी। तो अक्सर मेरी सहेलियां हंसती थी कि ये क्या लेके आई हो, तो मैं कहती थी कि ये मुझे पसंद है, लेकिन वो पसंद नहीं होता था, अक्सर आपकी मजबूरी होती थी। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार की बात है, मेरा भाई नीचे दादी के पास गया हुआ था कि दादी क्या बनाया। तो दादी ने बोला कि अभी रुको, भी चाचा खाना खा रहे हैं। उन्होंने डांटते हुए, उसे फटकारते हुए ऐसे जवाब दिया। मैं जाल से नीचे झांक रही थी और थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ मेरा भाई वहीं खिड़की से लटक जाता है किचन की। तो मेरे चाचा क्या करते हैं कि परसी हुई पूरी थाली, सबसे छोटे वाले चाचा जी मेरे, बीच आंगन में फेंक देते हैं। उन्होंने वो खाना मेरे भाई को देने की बजाय बर्बाद करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर शायद वो उस दिन ये बर्बाद नहीं करते, उसको प्यार से दे देते, तो शायद वो खुश हो जाता। उसी दिन मैं फटाक से जीने से मैं नीचे उतरी और मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए ऊपर लेके गई, और मैंने उसको 2-3 चांटे मारे और उसको बोला कि तो जो भी खाना हो तू मुझसे बोलेगा, किसी और से नहीं। और उसी दिन मैंने खुद से वादा किया ये कि मैं अपने भाई बहन के लिए माँ और बाप दोनों बनूंगी और उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। टाइम निकलता गया और मेरे पेपर शुरू हुए, और मैं पेपर जब दे रही थी ना, तो मैं एच-जेल पेन से लिखती थी, लेकिन जब मैं लिख रही थी ना, तो घर का कलेश सुबह देख देख के पेपर देने गई थी और इतना रोई कि मेरे सारे पेपर पे मेरे आंसू बिखर गए और जो भी मैंने लिखा था वो सब ब्लर हो गया। बहुत डरी सहमी सी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। कैसे भी करके वो पेपर मैंने कंप्लीट करा, जैसे तैसे करके मेरा 12th कंप्लीट हो गया और मैं पढ़ने के लिए कानपुर चली गई। वहाँ पे मैंने कोचिंग करी, MBA के लिए तैयारी के लिए कानपुर गई। तो कोचिंग में एडमिशन जैसे तैसे मम्मी ने अपने गहने गिरवी रख के करवा दिया, लेकिन अब मुश्किल थी कि मुझे रहना कहाँ है। तो मैंने पापा से बोला, पापा प्लीज़ मेरे रहने का अरेंजमेंट कर दो। तो पापा ने अपने दूर के रिश्ते की एक बुआ लगती हैं, लल्ली बुआ, उनके यहाँ मेरे रहने का इंतज़ाम किया और मैंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन तक चीज़ें ठीक चली, लेकिन एक दिन उनका भी मिजाज बिगड़ गया और सुबह सुबह, मतलब 2 दिन पहले ही मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। तो मेरे बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि मैं सुबह सुबह उठ के भरी पानी की बाल्टियाँ लेके घर में वॉशरूम में आके वो चीज़ें कर पाती, क्योंकि मेरी शरीर कहीं ना कहीं बहुत बीमारी की वजह से या तकलीफ़ की वजह से बहुत पेन था। मैंने उनको बोला कि बुआ प्लीज़ आज आप पानी भर लो, आज मैं पानी नहीं भर पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा कि यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, और मेरा बैग जस्ट लगा हुआ रखा रहता था, हमेशा उसी बैग से कपड़े निकाल के मैं पहनती थी
और उनको पता नहीं इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मेरा बैग उठा के सुबह 4 बजे जब पानी आता था बीच सड़क पे अंधेरे में फेंक दिया। मैं ये सोच के बाहर निकली उस दरवाजे से कि मैं अपना बैग लेके घर के अंदर आ जाऊंगी और माफ़ी मांग के मैं पानी भरना शुरू कर दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं अपना बैग लेके दरवाजे तक पहुंची तो मैंने देखा कि दरवाजे बंद हो चुके थे। हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ अंधेरा था, कुत्ते भौंक रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। बहुत देर वहाँ सीढ़ियों पर बैठे बैठे यही सोचती थी कि आखिर भगवान तुम हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? हमने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी वजह से हम इतना कुछ सह रहे हैं? वो कुत्तों का भौंकना, वो अंधेरी रात, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। लेकिन उस अंधेरी रात से ना उस दिन के बाद मुझे प्यार हो गया और उसी अंधेरे को अपनी ताकत बना के मैंने आगे बढ़ने का फैसला लिया। जैसे जैसे रात ख़त्म हुई, सुबह सूरज निकला तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे भी नहीं थे और एसटीडी पे मेरे पैसे उधार हो गए। मैंने अंकल को बोला कि ठीक है अंकल, मैं थोड़े दिन में दे दूंगी। अंकल बोले ठीक है आप थोड़े दिन में दे देना। 1-2 दिन के बाद फिर मैंने कॉल किया कि फिर मेरे पैसे उधार हो गए। एक दिन की बात है, उन्होंने भी झुंझला के मुझे बोला कि बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपके बहुत पैसे हैं, आप पैसे दे दो। मैंने कहा अंकल मैं पैसे आपके दे दूंगी, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। तो वो बहुत गुस्सा करने लगे कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे पैसे दो तभी मैं आपको जाने दूंगा। मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप मुझसे काम करवा लो, मेरे को घर का काम करना आता है। वो बूढ़े अंकल भी शायद आई डोंट नो किस तरीके के थे। उन्होंने बोला ठीक है मेरा घर वहाँ पे है, वहाँ पे भाभी मिलेगी, आप उसके पास चले जाओ, वो आपको काम बता देगी। मैं जैसे तैसे आंसू को पहुँच के उनके घर पहुँचती हूँ। वो मुझे काम बताती हैं कि ये काम है आप कर लो। मैं जस्ट काम में शुरू हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना था। परेशानियाँ, दिक्कतें मुझे कुछ नहीं दिख रही थी, मुझे बस ये दिख रहा था कि मुझे कैसे भी करके स्टैंड होना है। मेरी मम्मी ने जो गहने गिरवी रखे हैं, जिस हक से, जिस ईमानदारी से मेरे ऊपर भरोसा किया है, मुझे उस भरोसे को पूरा करना है। और मैंने उनके घर के बर्तन साफ़ करने शुरू किए। जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो उनके ही बेटे का आई थिंक 1-2 दिन के बाद ही हिंदी का कोई टेस्ट था या एग्ज़ाम था। मैंने देखा कि वो ना अपने बच्चे को गलत पढ़ा रही हैं। वो संज्ञा की परिभाषा की जगह सर्वनाम पढ़ा रही हैं और सर्वनाम की परिभाषा की जगह संज्ञा पढ़ा रही हैं। मैंने उनको बोला आंटी आप गलत बोल रहे हो, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कितना पढ़े हो? मैंने उनको बोला कि मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ और मैं एमबीए की तैयारी भी कर रही हूँ। तो बोले आप बर्तन क्यों धो रही हो? मैंने कहा बस ऐसे ही, और मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और 1 से 1.5 हफ्ते उनके बच्चे को पढ़ाया, जिससे कि मेरा कर्जा नहीं बढ़ सके। जब मैं बहुत टूट गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे रहना कहाँ है, क्या खाना है, कैसे मैनेज करना है खुद को, तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी कानपुर में, उसका नाम चिक्की था, प्रतिष्ठा दीक्षित। उसने मुझे बोला दीदी आप मेरे घर पे रह लो, आपको तो सिर्फ पढ़ना ही है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हो। मैंने उस पर भरोसा किया और मैं उसके यहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कुछ दिन के बाद महसूस किया कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी परेशानी सही है कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, कहीं ना कहीं उस घर में जाके मैंने अपनी पढ़ाई खो दी थी। मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि मेरी खुद की पढ़ाई, किताब देखने का मुझे मौका ही नहीं मिलता था। एक बार की बात है, उनके यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, तो उनकी मम्मी ने मुझे बोला कि ये टंकी है, इसमें चावल हैं, इनको साफ़ कर देना। मैंने जैसे ही टंकी खोली तो देखती हूँ कि उसमें चावल से ज़्यादा कीड़े आपस में एक दूसरे के ऊपर लड़ झगड़ से रहे हैं। मैंने उन कीड़ों को देखा और महसूस किया कि जब ये इतनी मशक्क़त करके बचने की कोशिश कर सकते हैं, इस टंकी से बाहर आने की, तो फिर इतनी परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर उठ सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। और जैसे तैसे फिर मैंने ट्यूशन्स वगैरह लेने शुरू करे, 1-2 ट्यूशन्स मिले और मैं धीमे 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 करके अपनी पढ़ाई करती गई। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैट क्वालिफाई किया, जैसे तैसे मेरा एमबीए में एडमिशन की बात आई। अब एमबीए में एडमिशन की फ़ीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं। जब मैंने एमबीए में एडमिशन लेने की कोशिश कर रही थी, तब मुझे एजुकेशन लोन चाहिए था और उस लोन की गारंटी के लिए मैंने दादी से हेल्प मांगी थी। तो मैंने अपनी दादी को बोला कि दादी आप मेरे गारंटर बन जाओगे क्या? फ़ीस मैं ही भरूंगी, सिर्फ गारंटर की ज़रूरत है, आप सिर्फ एक साइन कर देंगी तो मेरा एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो जैसे तैसे प्रेशर में आके दादी ने हाँ कर दिया,
लेकिन थोड़े दिन के बाद जैसे ही मैंने पेपर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करी बैंकर की, और जिस दिन उनको साइन करना था मैंने उनको बोला कि दादी चलो साइन कर दो, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मुझे मना कर दिया साइन करने के लिए। एक बार फिर से मेरे सपने टूटे, फिर से खुद की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद अचानक से थोड़े दिन के बाद खबर आती है कि मेरी नानी ख़त्म हो गई है, और पता चलता है कि नानी ने कुछ पैसे डाल रखे हैं मम्मी के नाम। उन पैसे को जैसे जैसे वो पैसे निकलने का टाइम आया, वैसे करके मेरी मम्मी ने जैसे तैसे मुझे एमबीए में एडमिशन दिलवा दिया। मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, जैसे तैसे करके मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मेरी जॉब लगी। अब जॉब जो लगी वो लगी थी थर्ड पार्टी पेरोल पे, एसबीआई क्रेडिट कार्ड में। मैंने फर्स्ट जॉब शुरू करी थी 2009 में। शायद थोड़ा सा टाइम होता तो मैं और रुक के तैयारी करके जॉब ढूंढती, लेकिन हर रोज़ मम्मी का पूछना, बेटा जॉब लगी? तो मुझे लगता था कि कुछ नहीं मिल रहा तो यही सही। मैंने क्रेडिट कार्ड सेलिंग की जॉब करनी शुरू करी। मैं वो जॉब तो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि इतने धक्के खाए, इतना लोगों की मैंने ताने सुने, इतना कुछ सहा लाइफ में, इतना लोगों ने मेरे साथ गलत किया, और मैं एक छोटी सी जॉब कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये बात मुझे कचोट रही थी। और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी रूबी, और मुझे अचानक से बैठे बैठे ऐसे ही खुद की लड़ाई खुद से लड़ रही थी कि मेरे को क्या करना था और मैं क्या कर रही हूँ, किस तरीके की जॉब कर रही हूँ। तो ऐसे ही बैठे बैठे मुझे याद आया कि एक बार रूबी ने मुझे बोला था कि हम लोग टीवी में नहीं आ सकते। वही बात मेरे जहन में घुस गई और मुझे वो बात सोने नहीं दे रही थी। मुझे बस ये लग रहा था कि मुझे भी टीवी में आना है। हम दोनों चाहते थे कि हम दोनों टीवी में आए, लेकिन एक बार ऐसे ही मैंने बोल दिया था, यार हमारे पास ना तो पैसे हैं ना शक्ल सूरत है, हम कैसे टीवी में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी इतना कुछ करा, इतना बुरा वक्त देखा, जब ये देख के मैं यहाँ इस जॉब को पा सकती हूँ तो मैं टीवी में क्यों नहीं आ सकती। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं मेहनत करूँगी। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं जॉब में होती थी और ऑडिशंस बना रही होती थी, कोई और मेरा ऑडिशंस बना रहा होता था, जल्दी जल्दी से स्क्रिप्ट याद करना होता था, और लंच का टाइम होता था सिर्फ फ्री, जिसमें मुझे खाना खाना है या फिर ऑडिशन बनाना है। तो बहुत टाइम तक मैंने अपने लंच से सेक्रीफाइस किया और ऑडिशंस बनाए और सेंड किया डायरेक्टर्स को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को। तो मैंने देखा जब ऑडिशन बना के मैंने सेंड कर दिया, तो काफ़ी टाइम मैंने ऐसे देखा कि जैसे मैं वॉशरूम में खड़ी होकर ऑडिशंस बनाती थी तो पीछे कमोड भी आ जाते थे, सिंक भी आ जाती थी, वॉश बेसिन भी आ जाते थे। मुझे खुद पर इतना भरोसा था कि मैं जो भेज रही हूँ, जो बना रही हूँ, वो इतना ईमानदारी से बना रही हूँ और कि वो मेरे को सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत थी और उनका ध्यान उन कमोडों पे या उन वॉश बेसिन पे नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है और मैं उस टैलेंट से वो हक जीत सकती हूँ, वो रोल जीत सकती थी। फिर धीमे धीमे करके ऐसे मैंने ऑडिशंस दिए, थोड़ा स्ट्रगल और शुरू हुआ। एक बार अचानक से मैं ऐसे ही ऑफिस में बैठी होती हूँ और मेरे पास एक कॉल आती है कि रश्मि आपकी प्रोफाइल ना ज़िंदगी की महक जीटीवी का एक सीरियल है उसके लिए सिलेक्ट हुई है और छतरपुर में शूटिंग है। आपको क्या करना है, 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको छतरपुर पहुंचना है। मैं ऑफिस में बैठी थी, ऑफिस से अचानक से छुट्टी लेना मेरे लिए मुश्किल था कि सडनली आप बता नहीं सकते कि आपको छुट्टी चाहिए। और उस दिन मेरा ड्रेसिंग सेंस भी इतना ख़राब था कि मैं खुद में ही शर्मा रही थी कि मैं कैसे, जीटीवी का इतना बड़ा शो और मैं कैसे जाऊँगी। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जो हूँ मैं वो हूँ और मैं जाऊँगी ज़रूर। मैंने छुट्टी के लिए बोला, मना किया गया। फिर मैंने छुट्टी के लिए बोला, उन्होंने बोला पैसे कटेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहे आपको जॉब करनी है? नहीं। मैंने कहा करनी है, लेकिन मुझे आज छुट्टी चाहिए। तो बोले ठीक है जाओ। रूड तरीके से मेरे बॉस ने मुझे बोला ठीक है चले जाओ। और मैं जाती हूँ वहाँ पे। जितना पर्टिकुलर टाइम मुझे बताया गया था वो उतने टाइम में दूरी तय करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास खुद का व्हीकल नहीं था, मुझे मेट्रो जाना है, सब चीज़ करना है। लेकिन कैसे भी करके मैं ऑन द स्पॉट उसी टाइम में उस सेट पे पहुंच जाती हूँ। इस चीज़ से बहुत सारे लोग खुश होते हैं। और वो ज़िंदगी की महक का सीरियल काफ़ी हिट हुआ। उसके बाद मैंने ज़िंदगी की महक के बाद मैंने डिटेक्टिव दीदी किया। उसके बाद मैंने ट्रू कॉलर का ऐड किया जिसमें मैंने मेन लीड में काम किया, फाइट अगेंस्ट हैरेसमेंट, जो कि वुमेंस डे पर रिलीज़ हुआ था। तो उस ऐड को भी काफ़ी लोगों ने सराहा। उसके बाद उस ऐड ने सिल्वर और गोल्ड अवार्ड भी जीता। उसके बाद मैंने कई प्रिंट शूट करे, बहुत सारी वर्क किया आवाज़ फाइनेंशियल लिमिटेड के लिए, और काफ़ी आने वाले समय में मेरी चीज़ें प्लान्ड हैं जो कि अभी रिलीज़ होने वाली हैं। तो ऐसे तैसे करके मैं अगर सोचती हूँ कि मैं कहाँ एक एक पैसे के लिए तरसती थी,
टाई बेल्ट के लिए फीस ना होने की वजह से बाहर निकाल दी जाती थी, लोग मुझे इग्नोर करते थे। आज सब कुछ चेंज हो गया। आज जो लोग मुझसे दूर भागते थे वो लोग मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो कभी मुझे फ्रेंड्स नहीं बोलते थे, जो रिलेटिव थे जो मुझे रिलेटिव नहीं बोलते थे, आज वो सब इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मेरे आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो समय ऐसे ही चेंज होता है। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को उस टाइम आपको जीतना होता है, उन परेशानियों से उस टाइम आपको प्यार करना होता है। जब आप किसी परेशानी को बहुत ईजिली तरीके से प्यार करते हो ना, तो वो परेशानी भी आपसे प्यार करके ना आपकी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। पहले मैं अक्सर चुप रहा करती थी, शांत रहा करती थी, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। जो लोग आज मुझ पर हंस रहे हैं, जो लोग आज मुझे ताने दे रहे हैं, जो लोग आज मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उन सबको खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगी। वो किसी ने ना ठीक ही कहा है, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, क्योंकि ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। और इसी विश्वास के साथ मैं बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, बहुत सारा काम किया, अपने ऊपर भरोसा था। जमाने ने मुझे ठुकराया, जमाने ने मुझे ताने दिए, लेकिन मेरा खुद का साथ खुद के साथ था। कहते हैं ना, जब आप खुद के साथ होते हो ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आपकी ताकत इतनी ताकतवर होती है कि दुनिया की सारी ताकतें आपकी ताकत के आगे घुटने टेक देती हैं। और आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से एक नॉर्मल सी लड़की जो कभी बारिश में कटोरा लेके बारिश से बचने की कोशिश करती थी, जिसका बैग आधी रात को फेंक दिया गया था, जब वो टीवी तक पहुंच सकती है, इंडिया के और इंडिया से बाहर के प्रोजेक्ट कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं? मैं तो एक बहुत साधारण सी लड़की हूँ। खुद पर भरोसा करो और दुनिया को दिखा दो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा काम है कि आप नहीं कर सकते, तो बस हार है। अगर आपको हार के बैठना है तो आप हार के बैठो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको जीतना है ना, तो आप दुनिया को दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। ये सिर्फ आप जानते हो, आप क्या कर सकते हो ये सिर्फ आपको पता है, दुनिया को नहीं। दुनिया तो है जो बकवास करेगी, लेकिन उस बकवास को सफलता में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका तरीका आपके पास है। जैसे कि मैंने करा, लोगों ने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन मैं कर गई। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब जब ये जग जिस जिस पर हंसा है, उस इंसान ने ही तब तब इतिहास रचा है। शुक्रिया। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।